नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 का जैव प्रक्रम पाठ। जैव प्रक्रम, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, जैव प्रक्रम क्या है। जीवों के अंदर चलने वाली वह सभी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रम हैं, जो संरक्षण और मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक जीव, कोई भी सजीव है, उसके शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, और कोशिका से मिलकर के बनते हैं ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी अंग है, जैसे दांत है, दांत का कार्य भोजन को चबाना, आँख है, आँख का कार्य देखना, कान है, कानों का कार्य है सुनना। सभी अंग सुव्यवस्थित तरीके से अपना अपना कार्य करते हैं और सामंजस्य के साथ करते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे प्रक्रम चल रहे हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। और ये प्रक्रम हमारे शरीर के अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास के लिए ये सारे प्रक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम के अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं, जीवन का अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं। जीवन का अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम हैं पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। तो इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस जैव प्रक्रम पाठ में इन्हीं प्रक्रमों के बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। इसी से एक प्रश्न बन सकता है आपको कि सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण करने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो सजीव और निर्जीव का निर्धारण करने वाले प्रक्रम भी यही हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये प्रक्रम सजीवों के अंदर तो चलते हैं, लेकिन निर्जीव पदार्थों के अंदर, निर्जीवों के अंदर ये प्रक्रम नहीं चलते हैं। इसलिए सजीव इन प्रक्रमों के आधार पर सजीव और निर्जीव में हम निर्धारण कर सकते हैं। अब प्रश्न बनता है आगे कि बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं होती। बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं। दोस्तों, बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है, और जटिल संरचना होने के कारण इनकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती, और जब वातावरण के संपर्क में नहीं रहती तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। इसलिए बहुकोशिक जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। जैसे बात करते हैं, एक कोश के जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। अब जैसे अमीबा है, ये एक कोश के प्राणी है, ये केंद्रक हुआ। तो अमीबा का संपूर्ण सतह है, सारा शरीर अमीबा का बाह्य वातावरण के संपर्क में है, तो ये चारों ओर से ऑक्सीजन ले सकता है। अब बात करते हैं, देखो विसरण के द्वारा इसमें, अब जैसे मान लो बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और अंदर ऑक्सीजन, अमीबा के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर सांद्रता अधिक होने के कारण बाहर से वायु ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। अब श्वसन की प्रक्रिया होगी, अंदर CO2 की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तुलना में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो अंदर सांद्रता CO2 की अधिक होगी और बाहर कम होगी, तो CO2 बाहर छोड़ दी जाएगी। इस तरह से एक कोश के जीवों में तो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उसकी संपूर्ण कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क में होती है। इसलिए जटिल जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो, पोषण जैव प्रक्रम का ही एक चरण है हमारा पोषण। तो पोषण के दो प्रकार हैं, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में आते हैं हरे पेड़ पौधे, और विषमपोषी पोषण में आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी के सभी जीव विषमपोषी पोषण में आते हैं। तो अब बात आती है
कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण, तो देखो पोषण क्या है। पोषण वे सभी क्रियाएं जिनसे सजीव भोजन प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब एक तरह से ये कहें कि ऊर्जा का कोई भी स्रोत, ऊर्जा का कोई भी स्रोत, अब जैसे मान लो हमारे पास एक सेब है, अब हमने उसको खाया तो बाहरी वातावरण से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर गई, बाहरी वातावरण से। तो बाहरी वातावरण से या ऊर्जा के स्रोत को बाह्य वातावरण से अंदर ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ऊर्जा का कोई भी स्रोत हो और जिस पदार्थ से हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ। ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं और जिनके माध्यम से, जिन पदार्थों से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा प्राप्त करके हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है और बहुत सारे कार्यों का संचालन करता है। तो हम बता सकते हैं पोषण ऊर्जा का कोई भी स्रोत है, वो जिसे हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं वो पोषण कहलाता है, और जिन पदार्थों से हमें ऊर्जा मिलती है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पोषण के 2 प्रकार बताए थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण अब आता है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण, तो स्व का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, खुद, और पोषी का मतलब पोषण करने वाली। तो मतलब अपने भोजन की व्यवस्था जो जीव स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो जैसे ही आपको प्रश्न आता है स्वपोषी, तो ये इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। स्व का मतलब अपने आप, पोषी मतलब पोषण, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और जो हरे पेड़ पौधों में ही होती है। इसका कारण ये है, हरे पेड़ पौधों में होने का कारण ये है क्योंकि क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और जीवों में नहीं पाया जाता। यदि हम जैसे जीवों में क्लोरोफिल होता तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे अंदर भी होती, लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये हरे पेड़ पौधों का ही एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो देखो हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हमको याद रखना है हरे पेड़ पौधे CO2, जल और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें जल का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का भी उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण की आप परिभाषा बता दोगे। अगर आपको प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन पौधे सजीव प्राणी हैं और सजीवों का एक गुण है, सभी सजीव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया पौधों में दिन रात चलती रहती है। श्वसन की क्रिया के दौरान पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधों रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती प्रॉपर, जिसके कारण पौधे के आसपास CO2 की सघनता हो जाती है और ऐसे वातावरण में सांस लेना कठिन होता है। इसलिए रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया
दो चरणों में होती है। पहला एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में और एक अंधेरे में होती है। अब आगे चलते हैं। देखो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। सर्वप्रथम क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पेड़ पौधों की हरी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उस सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। अब क्लोरोफिल उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब प्रकाश के कारण जो पत्ती के अंदर जल उपस्थित है या क्लोरोफिल के अंदर जल उपस्थित है, उसका अपघटन हो जाता है और वो टूट जाता है H2 और O2 में टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जल का अपघटन प्रकाशिक अपघटन है और जल के अपघटन से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के से NADP से ATP का निर्माण होता है और NADPH2 का निर्माण होता है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर ही होते हैं ये सारे प्रक्रम। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और फिर प्रकाश का जल अपघटन और प्रकाश के जल अपघटन से ऑक्सीजन का निकलना और ATP और NADPH2 का निर्माण करना, ये प्रकाशिक अभिक्रिया में होते हैं। और ये प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में होती है। ये भी कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है। ग्रेना अर्थात थाइलेकोइड भी आ जाता है, ग्रेना में होती है। तो अगला आता है प्रकाशिक अभिक्रिया हो गई अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये क्रिया पौधे के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दोनों प्रकार हो गए, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो हम इनको बता देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हमने पढ़ ली, दो प्रकार होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 मिलती है, पौधे CO2 लेता है और जल लेता है। तो देखो CO2 को लेता कहाँ से पौधा, CO2 को लेता कहाँ से। और ये भी हो सकता है कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, या देखो अगला प्रश्न ये बनता है कि मैंने अभी कहा पौधे की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। प्रश्न पूछ ले कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में मंड का निर्माण करते हैं, स्टार्च। अब इसके लिए क्या करते हैं, स्टार्च परीक्षण करते हैं, मंड परीक्षण। क्योंकि आपको पता है पौधे में क्लोरोफिल होगा तो स्टार्च का निर्माण होगा और क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्टार्च मंड का निर्माण नहीं होगा। तो मंड परीक्षण से हम क्लोरोफिल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला एक पौधा लेते हैं और पौधे को 2-3 दिन अंधेरे कमरे में रखते हैं ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, काम में आ जाए। अब पौधे को फिर से 5-6 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते हैं। अब पत्ती को तोड़कर गर्म पानी में रखते हैं, सावधान रख देते हैं। फिर उसको सावधानी पूर्वक उसको अल्कोहल में उबालते हैं और अल्कोहल में उबालने से क्या होगा, क्लोरोफिल वाला भाग है, पत्ती का भाग है जो, वो घुल जाएगा। अब पत्ती को साफ पानी में धो लेते हैं और धोने के बाद उस पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देने से
क्या होगा, आयोडीन में जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो पत्ती के अंदर स्टार्च था वो स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करके नीले रंग का हो जाता है। जैसे ही वो नीले रंग का हो जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि पत्ती के अंदर क्या बना था, पत्ती के अंदर स्टार्च बना था, मंड था पत्ती के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, या ये कह सकते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो चित्र दिखा रखा है आपको, ये मंड परीक्षण से पहले था और ये मंड परीक्षण के पश्चात का डायग्राम। अब आगे चलते हैं। प्रश्न आता है कि पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पौधे को CO2 मिली थी वो पौधे को कहाँ से मिली थी, कहाँ से ली थी पौधे ने। ऐसा तो होता नहीं कि पौधे के अंदर कोई, आपने जैसे मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन को लेने के लिए नासा छिद्र होते हैं, मुख के द्वारा भी लेता है, ऐसे ही पौधों में नाक तो नहीं होती लेकिन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। तो अब रंध्र का कार्य आपसे पूछ सकता है, प्रश्न आ जाए रंध्र का कार्य क्या है। रंध्र का कार्य है गैसों का परिवहन, आदान प्रदान और वाष्प उत्सर्जन। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो आपको बताता हूँ रंध्र कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। प्रत्येक रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन 2 द्वार कोशिकाओं को बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल द्वार कोशिका कहते हैं। ये दोनों गिरी हुई हैं, ये घेर रखा है। इनकी आंतरिक सतह मोटी होती है और बाहरी सतह पतली होती है और इन गार्ड सेल के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं और ये रंध्र है और ये खुलते बंद होते कैसे हैं, जब सहायक कोशिकाओं से, इन कोशिकाओं से जल बाहर से अंदर जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं और जब द्वार कोशिकाओं से जल सहायक कोशिकाओं में जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। और रंध्रों का खुलना और बंद होना देखो किस पर निर्भर करता है। रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना है। द्वार कोशिकाओं के स्फीत का मतलब बिल्कुल उनके अंदर जल का भर जाना और स्लथ होने से बंद हो जाते हैं, जल निकल जाता है तो बंद हो जाते हैं। रंध्र प्रकाश की, रंध्रों का बंद होना और खुलना प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की अधिकता न्यूनता के कारण, CO2 की सांद्रता अधिक ज़्यादा होने के कारण रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं। एवं अधिक ताप की उपस्थिति के कारण, टेम्परेचर अधिक है या कम है तो भी रंध्र बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं। अब प्रश्न बनता है आगे हमारा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो ये मैंने आपको पत्ती की संरचना को समझाने के लिए पत्ती को लगा रखा है। ये मध्य सिरा है ये, और ये वैन है ये, और ये आपका लेमिना है, ये टिप वाला भाग है, ये मध्य सिरा जो बोल रहा था। अब पत्ती की जब आंतरिक संरचना को देखेंगे तो पत्ती की आंतरिक संरचना में हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, पत्ती की आंतरिक संरचना। अब देखो ये क्या है, पत्ती की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो हम ये वाला, ये सबसे ऊपर है जो, ये पत्ती की ऊपरी सतह पर मोम जैसे पदार्थ की परत चढ़ी होती है जो इसको चिकना बनाए रखती है, जिसे वैक्स क्यूटिकल कहते हैं। और ये ऊपरी अधिचर्म है और ये निचली अधिचर्म है, और इसमें दिखा नहीं रखा है, ऊपरी अधिचर्म में भी छिद्र होते हैं और निचली अधिचर्म में भी छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। तो यहाँ निचली अधिचर्म में रंध्र दिखा रखे हैं और ये
दो द्वार कोशिका हैं जिनसे रंध्र बना है, जिसे स्टोमेटा है, गार्ड सेल बोला गया है। ये एयर स्पेस है, इसमें वायु भरी हुई है, जिसके कारण पत्ती पानी में तैर पाती है, पौधा ही तैर पाता है पानी में। और ये मीजोफिल सेल है। ठीक है, ये पत्ती की संरचना हो गई। आपसे प्रश्न चित्र बनवा लेगा, चित्र दे देगा, जैसे कई बार दे देता है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, हृदय का चित्र बनाइए। ऐसे ही आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अब आप बना दोगे इस चित्र को। अब आगे चलते हैं, देखो। हाँ दोस्तों, स्वयंपोषी पोषण में हमारा हो गया, हरे पेड़ पौधे हो गए आते हैं, और हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है ये आपको बता दिया। रंध्रों के द्वारा वो गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्लोरोफिल के बारे में आपको बता दिया। अब आता है हमारा विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉप्स। विषमपोषी पोषण का मतलब है ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। और भोजन की आदत के आधार पर विषमपोषी जीव को कई भागों में बांटा गया है। जैसे शाकाहारी जीव, शाकाहारी में ऐसे जीव आते हैं जो शाक सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी ऐसे जीव जो दूसरे शाकाहारी जीवों को मारकर खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, चीता। ये कभी शाक सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, ऐसे जीवों को शाकाहारी कहते हैं। फिर आता है सर्वाहारी, ऐसे जीव जो शाकाहार के रूप में भी भोजन प्राप्त करते हैं और मांसाहारी दूसरे जीवों को भी मारकर खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य आदि इसी में आते हैं, मनुष्य भी आता है इसमें। फिर है परजीवी। परजीवी किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव होते हैं, पर मतलब दूसरे, जीव मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, पैरासाइट। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर रह करके या अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे इसके अंदर आते हैं फीता कृमि, प्लाज्मोडियम, अमरबेल। तो परजीवी के दो प्रकार हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। अब देखो रुधिर आहारी, इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन रुधिर के रूप में लेते हैं, जैसे जूं, खटमल, मच्छर, जोंक, ये रुधिर का ही रूप में भोजन करते हैं। अब प्रश्न बनता है हमारा कि विषमपोषी में, और अब हम चलते हैं कि पोषण किस प्रकार से होता है। ये तो हम पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, रुधिराहारी। अब पढ़ते हैं हम पोषण किस प्रकार होता है इन जीवों में। सबसे पहले हम सरल संरचना वाले जीवों के बारे में बात करते हैं। जैसे अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जो संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा की सतह के संपर्क में भोजन सामग्री आती है तो इसकी सतह से अंगुली जैसे प्रवर्ध कूटपाद का निर्माण होता है, जो भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तका बनाते हैं, और भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है और वे कोश का द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अब जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये जैसे ये भोज्य सामग्री इसके संपर्क में आई तो आगे क्या होगा, ये अमीबा इसको भोज्य सामग्री को घेर लेगा अंदर, और ये भोज्य सामग्री आगे के स्टेप में क्या होगा, ये भोज्य सामग्री अंदर जाकर के टूट जाएगी और फिर इसके अंदर खाद्य रिक्तका का निर्माण होगा, और ये इस पाचक एंजाइम होते हैं जो इसका विघटन कर देते हैं और वो पदार्थ कोश का द्रव्य में विसरित कर दिए जाते हैं। और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, बदलते रहते हैं, और अमीबा के शरीर पर कूटपाद होते हैं। कूट का मतलब मिथ्या पैर होते हैं अमीबा के शरीर पर, कुछ समय के लिए होते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं। अब देखो अमीबा की ये संरचना है, ये अमीबा के अंदर कूटपाद हैं, ये कूटपाद हैं जिनका आकार बदलता रहता है हर क्षण, इन्हीं के द्वारा ये गति भी करता है। ये इस प्रकार की संरचना है। बहुत सारी
आकार आकृतियाँ दे रखी हैं अमीबा की। ये खाद्य पदार्थ है, इसके अंदर ये खाद्य पदार्थ दिख रखा है, पाचन हो जाता है। और ये कूटपाद है, जैसे यहाँ आता है तो ये चारों ओर से इसको घेर लेते हैं। इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और अंदर ले जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। देखो जैसे ये अमीबा की संरचना दिखा रखी है, खाद्य कण है, फिर इसको कूटपाद ने घेर लिया है, फिर खाद्य रिक्तिका अंदर ले गए, खाद्य रिक्तिका का निर्माण। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही अमीबा अपनी किसी भी जगह से भोजन ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार एक कोश के जीव पैरामीशियम में भी पोषण कैसे होता है? पैरामीशियम में अमीबा की तरह पोषण नहीं होता है, इसका निश्चित आकार होता है। ये स्लीपर की तरह इसका आकार होता है, स्लीपर की तरह, और एक निश्चित स्थान से ही ये भोजन ग्रहण करता है अमीबा। देखो पैरामीशियम भी एक कोश की प्राणी है, इसकी कोशिका का निश्चित आकार होता है, भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाव की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। पक्षमाव क्या है? इनको सिलिया बोलते हैं। ये पक्षमाव है दोस्तों, ये पक्षमाव है। जैसे भोजन इस जगह आया तो इस पक्षमाव की गति के द्वारा भोजन को इस जगह पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ से ही इस भोजन को ग्रहण कर लिया जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से पैरामीशियम में पोषण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आगे की वीडियो जल्दी डाल दूँगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। ये बताना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।